आइए नजर डालते हैं झारखंड की आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी लगातार न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें। साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 लाख महिलाओं की मैया सम्मान योजना राशि अटकी, मिलेगा भी या नहीं? कोई नहीं दे रहा जवाब। मैया सम्मान योजना को लेकर अब तक पेच खत्म नहीं हुआ है। सरकार के आदेश के बावजूद अब तक 20 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है। ऐसे महिलाओं को डर सता रहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष का पैसा नए वित्तीय वर्ष में मिलेगा या नहीं। 20 लाख से अधिक महिलाएं अब भी राशि के इंतजार में बैठी हैं। कैबिनेट ने फैसला लिया था कि 31 मार्च तक सभी का भुगतान कर दिया जाए, लेकिन हेमंत कैबिनेट की मंजूरी के बावजूद महिलाओं को पैसे नहीं मिले हैं। 25 मार्च 2025 को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में मैया सम्मान योजना के सभी लाभुकों को राशि भेजने का निर्णय लिया गया था। आधार कार्ड के बैंक अकाउंट से लिंक नहीं रहने पर भी लाभुकों को 3 माह की राशि 7,500 रुपए प्रति माह 2,500 रुपए की दर से भुगतान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। आधार नंबर के बैंक खाता से लिंक नहीं होने के कारण शुरुआत में केवल 38,34,000 लाभुकों को ही योजना के पैसे भेजे गए। आपको बता दें कि 20,60,000 लाभुकों के बैंक अकाउंट और आधार के लिंक न होने के कारण होल्ड पर रखा गया था। अब तक उनके अकाउंट में ये पैसे नहीं आए। हालांकि इसकी वजह क्या है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लिक्स लगातार दफ्तर के चक्कर लगा रही है, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिल रहा है। इससे पहले आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक करवाने के लिए 31 मार्च 2025 अंतिम तिथि थी। जिन लाभुकों ने 31 मार्च 2025 तक अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक नहीं करवाया, उन्हें पैसे मिलने की उम्मीद अब कम है। कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें साफ कहा गया है कि 31 मार्च तक आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक नहीं करवाने वाले लाभुकों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जाहिर है इस मुद्दे पर महिलाओं की उम्मीदें भी टूटती जा रही हैं। वहीं इस मामले में भाजपा लगातार महिलाओं के साथ खड़े होने का दावा कर रही है। यह मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा था। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने रांची पतरातू रोड किया जाम। रांची के पिटोरिया में सरहुल जुलूस के दौरान हुए विवाद को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने गुरुवार को रांची पतरातू रोड को टायर जलाकर जाम कर दिया और दुकानों को बंद करा दिया। प्रदर्शनकारी जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले बुधवार को केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने भी प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि यदि 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो पिठोरिया चौक को बंद कराएंगे। जानकारी के अनुसार रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र के हेडाबालू में सरहुल को लेकर झालर लगाया था। सरहुल जुलूस के दौरान यह झालर जुलूस के झंडे से टूट गया था। इसके बाद जिन लोगों ने झालर लगाया था वो भड़क गए। इसके बाद लोगों ने सरहुल जुलूस में शामिल लोगों पर हमला कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट भी हुई। इस घटना में पाहन सहित कई लोग घायल हुए थे। हालांकि गांव के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने आगे आकर मामले को संभाला और मारपीट कर रहे महिलाओं और पुरुषों को खदेड़ा। घटना के बाद से इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है। पुलिस की टीम लगातार इलाके में कैंप कर रही है। 15 साल पुराने 1,196 खटारा वाहनों से लॉ एंड ऑर्डर संभाल रही झारखंड पुलिस। सरकार एक तरह जहां झारखंड पुलिस को आधुनिक बनाने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मी विधि व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालने के लिए 15 साल पुराने 1,196 वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्तमान में झारखंड पुलिस के पास 1,196 छोटे 4 पहिया वाहन हैं, जो 15 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं। लेकिन पुलिस कर्मियों को विधि व्यवस्था संभालने के लिए अभी तक नए वाहन नहीं मिले हैं। इस स्थिति में जब तक नए वाहन नहीं आते तब पुलिसकर्मी पुराने वाहनों की मरम्मत कर विधि व्यवस्था संभालने में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। झारखंड पुलिस के पास वर्तमान में कुल 1,734 4 पहिया वाहन हैं, जिनमें से 418 खराब पड़े हैं। वहीं 1,316 वाहन ठीक है। इन 1,316 वाहन में से 1,196 वाहन 15 साल पुराने हो चुके हैं। झारखंड पुलिस के पास सिर्फ 120 नए वाहन हैं, जिसकी स्थिति ठीक है। बाइक की बात करें तो झारखंड
पुलिस में वर्तमान में 1397 बाइक हैं, जिनमें 180 खराब पड़े हैं। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना पुलिस की जिम्मेवारी होती है। कहीं कोई घटना हो जाए तो पुलिस पर घटनास्थल पर जल्द से जल्द पहुंचने का दबाव भी होता है। यही वजह है कि राज्य सरकार पुलिस थानों को आधुनिक बनाने के प्रयास में लगी है। लेकिन जानकर हैरानी होगी कि झारखंड पुलिस थानों के लिए कुल 1255 छोटे चार पहिया और 1697 दो पहिया वाहनों की खरीदारी का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संपत्ति होगी सार्वजनिक। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संपत्ति अब सार्वजनिक की जाएगी। 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की हुई बैठक में इससे संबंधित फैसला लिया गया। इससे पहले तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संपत्ति सार्वजनिक नहीं की जाती थी। न्यायाधीश यशवंत सिन्हा के स्टोर रूम में लगी आग बुझाने के क्रम में कथित रूप से पाए गए बोरियों में भरे अधजले नोटों की बरामदगी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की संपत्ति को सार्वजनिक करने का फैसला किया है। न्यायाधीश यशवंत सिन्हा प्रकरण के बाद आम नागरिकों के मन में न्यायाधीशों के प्रति अविश्वास की भावना पनप रही थी। साथ ही आम लोगों की ओर से इस मामले में कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। कब से शुरू होगा त्रिकुट पर्वत रोपवे? हादसे को बीते हो गए 3 साल, सरकार के आश्वासन भी फेल। देवघर जिले में बाबा बैद्यनाथ धाम के बाद त्रिकुट पर्वत सबसे महत्वपूर्ण दर्शनिक स्थल के रूप में जाना जाता है। यहां जो भी श्रद्धालु बाबा धाम में पूजा करने पहुंचते हैं, वह एक बार त्रिकुट पहाड़ जरूर घूमने जाते हैं। लेकिन इन दिनों त्रिकुट पहाड़ पर सैलानियों की संख्या कम हो रही है, क्योंकि वर्ष 2022 में त्रिकुट पहाड़ पर रोपवे हादसे के बाद लोगों का यहां आना काफी कम हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब से रोपवे हादसा हुआ है, तब से सैलानियों की संख्या में काफी कमी आई है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द रोपवे को दुरुस्त किया जाए, ताकि पहले की तरह यहां की रौनक वापस लौट आए। त्रिकुट पहाड़ पर काम करने वाले फोटोग्राफर ने भी कहा कि जब रोपवे हुआ करता था, उस समय उनकी आमदनी प्रतिदिन 500 से 1000 रुपए हुआ करती थी। लेकिन वर्ष 2022 से त्रिकुट पहाड़ पर काम करने वाले सभी फोटोग्राफर और दुकानदारों की आमदनी ना के बराबर हो गई है। कुछ दिन पहले ही जामुमो सांसद नलिन सोरेन ने भी राज्य के पर्यटन मंत्री से आग्रह किया था कि जल्द से जल्द रोपवे को दुरुस्त किया जाए, ताकि फिर से देवघर में सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सके। महाशिवरात्रि के मौके पर जब राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू देवघर पहुंचे थे, तो उन्होंने भी देवघर वासियों को यह आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द त्रिकुट रोपवे को फिर से संचालित कर दिया जाएगा। त्रिकुट पहाड़ पर घूमने पहुंचे त्रिपुरा निवासी रूपेण देव वर्मा ने बताया कि उन्होंने त्रिकुट पहाड़ के बारे में टीवी और धार्मिक किताबों में पढ़ा था, लेकिन उन्हें आज पहली बार यहां घूमने का मौका मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर रोपवे होता तो आज वह भी त्रिकुट के इतिहास को अच्छे से समझ पाते। सैलानियों से कमाने वाले स्थानीय लोगों ने बताया कि जब रोपवे हादसा नहीं हुआ था, तो उस वक्त सैलानियों की संख्या हजारों में होती थी, लेकिन इस हादसे के बाद से सैलानियों की संख्या सैकड़ों में हो गई है। लोगों ने कहा कि त्रिकुट पहाड़ पर सैलानियों के लिए सिर्फ रोपवे ही आकर्षण का केंद्र नहीं है, बल्कि यहां पर बने कई प्राचीन मंदिर भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। लेकिन जिला प्रशासन और राज्य सरकार की उदासीन रवैया के कारण यहां पर बने प्राचीन मंदिरों की भी देखरेख सही तरीके से नहीं हो पा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द रोपवे को दुरुस्त नहीं किया जाता है, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान तो होगा ही, साथ ही लोगों के कमाई पर भी इसका असर पड़ेगा। वहीं रोपवे दुरुस्त को लेकर हमने जब राज्य के पर्यटन सचिव एवं वरिष्ठ आईएएस मनोज कुमार से बात की, तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर विभिन्न विभागों और पथ निर्माण विभाग से समन्वय बनाया जा रहा है। रोपवे के निर्माण में कई ऐसे सामान हैं जो विदेशों से लाए जाते हैं, इसीलिए अगले 1 से 2 साल में नया रोपवे का निर्माण कर दिया जाएगा। जहां पर पुराना रोपवे बनाया गया है, उसे हटाकर नए रोपवे बनाने की तैयारी शुरू की जा रही है। बिहार का इनामी नक्सली पलामू में गिरफ्तार, पूछताछ में कई खुलासे, मुठभेड़ में लगी थी गोली। प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के खिलाफ पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बिहार में 1 लाख के इनामी नक्सली जीबलाल यादव उर्फ रमेश यादव उर्फ सुभाष यादव को गिरफ्तार किया है। जीवन यादव उर्फ गोरा यादव को पलामू पुलिस ने नावा बाजार थाना क्षेत्र के तरवाड़ी से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली जीवन के पास से पुलिस ने नक्सली पर्चे बरामद किए हैं। बरामद पर्चे में कई अहम बातों का उल्लेख किया गया है। यह पत्र नक्सल संगठन के टॉप कमांडरों को लिखा गया था। जीबलाल यादव
बिहार के गया जिले के भदवर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पलामू के ईएसपी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि टीएसपीसी के टॉप कमांडर शशिकांत और अन्य लोग इलाके में किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस पर घात लगाकर हमला किया गया। इसी अभियान के दौरान जीबलाल यादव पकड़ा गया। उस पर झारखंड और बिहार में कुल 5 एफआईआर दर्ज हैं। 2021 में पलामू के मनातू थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में उसे गोली भी लगी थी। जीबलाल इलाके में ईंट भट्ठों से लेवी वसूलने के लिए पर्चे बांटने वाला था। उसके पास से बरामद पर्चों में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज थीं। एएसपी के अनुसार उसके पास से मिली पॉकेट डायरी में लेवी का हिसाब किताब और लेवी देने वाले कई लोगों के नंबर दर्ज हैं। 2014 से 15 में जीबलाल टीएसपीसी में शामिल हुआ था। झारखंड में वह रमेश के नाम से जाना जाता है। इस सर्च अभियान में एएसपी राकेश कुमार सिंह, नावा बाजार थाना प्रभारी संजय कुमार यादव, छतरपुर थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद, नौडीहा बाजार थाना प्रभारी अमित कुमार द्विवेदी समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल थे। लकड़ी मिल में लगी भीषण आग, चपेट में आए कई घर। गुरुवार को राजमहल थाना क्षेत्र के नगर पंचायत स्थित महाजन टोली के एक लकड़ी मिल में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक लकड़ी मिल के आसपास के लोगों ने धुआं उठ देखा तो पता चला कि अंदर रखे लकड़ी में आग लगी हुई है। लोगों ने तुरंत मिल मालिक गौतम चिरानिया को इसकी जानकारी दी। साथ ही दमकल विभाग को भी इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर क्षेत्र की पावर सप्लाई भी बंद कर दी गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग की लपटें मिलकर दूसरे छोर तक पहुंच गई। लगभग 40 मिनट बाद दमकल कर्मी पहुंचे। जहां एक ओर दमकल टीम आग बुझाने में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ आग की लपटें पड़ोसी संजय झा के घर तक पहुंच गई। यह देख आसपास के घरों के मोटर पंप से पानी डालकर आग की लपटों को कुछ हद तक शांत किया गया। इस बीच दमकल के साथ स्थानीय लोगों के अथक प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इतने देर में मिल के अंदर रखी सारी लकड़ियां जलकर खाक हो गईं। लोगों की माने तो इस घटना में तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए की बेशकीमती लकड़ी, फर्नीचर इत्यादि जलकर राख हो गया। हालांकि आग कैसे लगी, फिलहाल इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। मिल मालिक ने भी आशंका जताई है कि इसमें किसी असामाजिक तत्व की हरकत या साजिश हो सकती है। मौके पर राजमहल थाना प्रभारी विक्रम कुमार सहित पुलिस बल पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले पर हर बिंदु पर जांच की जा रही है। एक और निर्भया, पुलिस के शिकंजे में आया दरिंदा। पलामू जिला में यहां एक युवक ने नाबालिग लड़की के साथ गलत हरकत की और उसकी हत्या कर दी। यह घटना मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र की है। यहां आरोपी युवक ने सबसे पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को ग्रामीणों ने छुड़ाया और इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया। आरोपी का इलाज एमएमसीएच के कैदी वार्ड में किया जा रहा है और वह पुलिस की गिरफ्त में है। गुरुवार को पीड़िता का मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया है। पुलिस ने आरोपी के घर और अस्पताल में बल की तैनाती कर दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। दरअसल 10 वर्षीय नाबालिग लड़की को युवक बहाने से अपने घर ले गया था और दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया था। सीसीटीवी के माध्यम से परिजन नाबालिग के शव तक पहुंचे थे। बाद में स्थानीय लोगों ने आरोपी की जमकर धुनाई कर दी। वहीं कुछ लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और हंगामा किया है। लोगों ने मेदिनीनगर टाउन थाना के टीओपी 2 में तैनात पुलिस अधिकारी और जवानों की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए। गिरिडीह ट्रिपल मर्डर, इस शक में पति ने ली तीनों की जान। गिरिडीह जिले में हुए ट्रिपल मर्डर का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक हत्यारे ने पहले तीनों को घर के अंदर ही काफी बेरहमी से पीटा। पति से जान बचाने के लिए जब पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से निकली तो पति ने रास्ते में रोककर अपनी 9 साल की बेटी को तालाब के चट्टान पर पटक दिया और फिर तालाब में फेंक दिया, जिससे उसकी जान चली गई। इसके बाद आरोपी ने अपने मासूम बेटे और पत्नी की भी जान ले ली। यह मामला जिला के लोकाय नयनपुर थाना क्षेत्र से जुड़ी है। दरअसल इस गांव के रहने वाले एक महिला और 2 बच्चों का शव 2 दिन पूर्व इसी थाना क्षेत्र के पनियाय गांव के तालाब के पास मिली थी। इनमें 29 वर्षीय महिला, 9 वर्ष की बालिका और 6 वर्ष का बालक शामिल था। इसकी सूचना मिलते ही
एसडीपीओ ने एसपी को इसकी जानकारी दी। इस बीच महिला के भाई ने थाना में लिखित शिकायत देते हुए अपने जीजा के अलावा अन्य 2 सुनील हेम्ब्रम, मंझलू हेम्ब्रम पर हत्या का आरोप लगाया। एसपी डॉक्टर बिमल ने एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में टीम गठित की। इस टीम में इंस्पेक्टर गावा, लोकाय थानेदार अमित, मनशाडीह अमित कुमार, थान सिंह ओपी के नीरज कुमार, थाना प्रभारी तिसरी रंजय कुमार और थाना प्रभारी गावा अभिषेक कुमार के अलावा अन्य पदाधिकारी को शामिल करते हुए जांच शुरू की गई। मामला हत्या का प्रतीत हुआ तो खोजी कुत्ता के साथ रांची से फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। छानबीन शुरू हुई और शव को कब्जे में लिया गया। वहीं मृतका के पति को पूछताछ के लिए थाना लाया गया। यहां पूछताछ के दरमियान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने इसकी पुष्टि करते हुए पूरे घटना की जानकारी दी। एसडीपीओ ने बताया कि पूछताछ में आरोपी पति ने बताया कि उसकी पत्नी का किसी से संबंध था, जिसकी जानकारी उसे लगातार मिल रही थी। ऐसे में घटना के दिन शाम 5 बजे वह अपने 3 साथियों के साथ पत्नी को यह कहकर घर से निकला कि वह काम करने जा रहा है। फिर तीनों साथियों ने ताड़ी पी। ताड़ी पीने के बाद चारों ने अपनी बाइक दोनों साथियों को दे दिया कि और वहीं से अपनी भाई की बाइक लेकर वापस अपने घर लौट आया। वारदात की रात करीब 9:40 में वापस घर आया तो उसने देखा कि घर के अंदर उसकी पत्नी के साथ चचेरा भाई है। यहां चचेरे भाई के साथ नोक-झोंक हुई, फिर चचेरा भाई चला गया। इसके बाद पति ने दरवाजा बंद कर दिया और पत्नी के साथ दोनों बच्चों की पिटाई शुरू कर दी। एसडीपीओ का कहना है कि मृतका के घर के अंदर मारपीट के भी साक्ष्य मिले हैं। इस मामले में 2 अन्य लोगों पर भी आरोप लगा है, उसकी जांच की जा रही है। ऑनलाइन काम दिलाने के नाम पर युवक से ठगी, मुंबई की युवती ने किया था संपर्क। साइबर अपराध के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ये अपराधी नए नए तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। इस दुमका में एक युवक को नौकरी का झांसा देकर उसका बैंक खाता खाली कर दिया गया। दरअसल सरैयाहाट के एक शख्स से टेलीग्राम ऐप के माध्यम से एक फर्जी कंपनी ने लाखों रुपए कमाने के सपने दिखाकर 13 लाख रुपए ठग लिए। ठगी के शिकार पीड़ित उद्देश्य पुजर ने थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। मामला सरैयाहाट थाना क्षेत्र के मोहरा गांव का है। ठगी के शिकार युवक ने शिकायत में बताया है कि टेलीग्राम ऐप के माध्यम से किसी समीक्षा शिंदे ने उससे संपर्क किया। उसने मुंबई की फोनिक्स मिल्स लिमिटेड कंपनी में ऑनलाइन काम करने का ऑफर दिया। समीक्षा शिंदे द्वारा उसे बताया गया कि उसे घर में रहकर ही कंपनी के लिए ऑनलाइन काम करना होगा, जिसके बाद उसने 900 रुपए देकर अपनी आईडी जनरेट की। फिर उसे बताया गया कि कंपनी की तरफ से उसे साइट्स पर फ्री ट्रायल वर्क कराया जाएगा, जिसके बाद उसने कंपनी के कहने पर 8,000 रुपए बतौर डिपॉजिट जमा किए। अगले दिन उसे कंपनी की ओर से 23,000 रुपए वापस लौटा दिए गए। जब उसे महज 800 के बदले 23,000 रुपए वापस मिले तो वह कंपनी के झांसे में आ गया और यहीं से वह कंपनी के जाल में फंस गया। फोन पर फिर उसे 30,000 जमा करने को कहा गया। जब उसने यह रकम जमा की तो उसके आईडी से 66,717 रुपए माइनस में चले गए। उसने यह राशि अलग अलग बैंक अकाउंट के माध्यम से कंपनी को जमा कराई। पैसे जमा करने के बाद युवक के खाते में 1,77,000 रुपए माइनस दिखने लगे। इस दौरान उसकी आईडी अलग अलग वजहों से माइनस में जाती रही और वह रकम जमा करता रहा। इस प्रकार उसने करीब 11 लाख रुपए जमा कर दिए, जिसके बाद युवक से जालसाज ने फर्जी सीनियर अधिकारी बनकर उससे बात की और उसे झांसे में लेकर अकाउंट अनहोल्ड कराने के नाम पर दोबारा 2 लाख रुपए ठग लिए। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।